आज की कहानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। यह कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसने 100 मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की और उनका कत्ल किया। न्यायालय में जज ने उस सीरियल किलर को एक ऐसी सजा सुनाई जिस सजा का उल्लेख किसी भी कानूनी किताब में नहीं था। मां के आंसू देखकर उसका बेटा किस तरीके से सीरियल किलर बन गया। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भगवान से यही दुआ करेंगे कि ऐसा बेटा किसी भी माँ को ना दे। इस कहानी की शुरुआत दिसंबर 1999 में आई गुमनाम खत से शुरू होती है। एक खत यानी कि चिट्ठी से। जगह पाकिस्तान का एक उर्दू अखबार। उस उर्दू अखबार के संपादक को एक खत मिलता है। उस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ते ही संपादक सन्न रह गया। उस खत में लिखा था, मैंने 100 बच्चों के कत्ल से पहले उनका रेप किया, फिर उनकी लाश को ढेर सारे तेजाब में गला दिया। इस तरीके से एक लाइन लिखी हुई थी और इस चिट्ठी के साथ में एक पार्सल भी आया था। उसे खोलने पर उसमें कुछ बच्चों की तस्वीर थी तो कुछ ऐसे कागजात जिसे देखकर लगे खत भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा। बताया जाता है कि ऐसी ही चिट्ठी और पार्सल वहां की पुलिस को भी भेजा गया था। उस चिट्ठी को पुलिस ने भी पढ़ा और पार्सल खोलकर देखा भी था, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक में ले लिया। लेकिन अगर बात करें संपादक की तो दोस्तों उस अखबार के संपादक ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। इसके बजाय हर खबर की पड़ताल करने की तरह एक एक पत्रकार को उस चिट्ठी में दिए गए पते पर भेजकर उसकी जांच पड़ताल कराई। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था जो काफी सुनसान जगह पर था। इसकी पड़ताल करते हुए वो संपादक ने जिस पत्रकार को भेजा था वो वहां पहुंचे। उस पत्रकार ने वहां की हालत देखी तो शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। वहां का नज़ारा देखकर उस पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया। उस पत्रकार को वहां ऐसे सबूत मिले जिसने चौंका दिया। कई जगह खून के निशान थे। एक बैग भी मिला जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े थे। अब ये लगने लगा कि यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई वारदात तो जरूर हुई है। इसके बाद वहाँ एक डायरी भी मिली। उस डायरी में बहुत अधिक जानकारियाँ लिखी हुई थी। अब डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दी। ये भी बताया कि चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो पूरी सच लग रही हैं, क्योंकि वहाँ कई बच्चों के कत्ल हुए हैं। ये सुनते ही संपादक ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से ले लिया। जांच पड़ताल करने उस जगह पर पहुंची। अब पुलिस की मौजूदगी में जब वहां खोजबीन शुरू हुई तब वहां पहले 2 बच्चों के कंकाल मिले। पास में बड़ा सा एक कंटेनर भी रखा था। वो कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब से भरा था। वहां की दीवारों पर कुछ कागज के टुकड़े लगाए गए थे। मानो चिट्ठी लिखने वाले सीरियल किलर को पूरा भरोसा था कि यहाँ पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही। उन दीवारों पर लिखा हुआ था सारे मर्डर की डिटेल एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है जो मैंने कमरे में छोड़ दी है। उसकी कॉपी ऑफिसर्स को भेज दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेगी उनको मैं ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को वो मिलेगी भी तो शायद मेरी आत्महत्या के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। इस प्रकार से यह सब चीजें लिखी हुई थी और इसे पुलिस ने और पत्रकारों ने पढ़ा तो दंग रह गए। यह सब पढ़ने के बाद पुलिस उसे दबोचने के लिए रावी नदी की तरफ भागी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने काफी देर तक तलाश की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलाकर उसकी तलाश शुरू कराई गई। कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए
पाकिस्तान पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक शख्स पहुंचता है, हल्की दाढ़ी मूछ, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, उम्र उस समय करीब 44 से 45 साल। इस शख्स ने अखबार को अपना परिचय दिया, नाम बताया, जावेद इकबाल। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चों को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि वो आत्मसमर्पण करने आया है। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर पुलिस को सूचना मिलते ही मौके अखबार के दफ्तर पहुंची। जैसे ही इंटरव्यू पूरा हुआ, पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस को सामने चुनौती थी कि आखिर यही वो जावेद इकबाल है या कोई और। इसने किन बच्चों को मारा है, क्यों मारा है, सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ पुलिस के लिए बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उन पन्नों की एक एक परतें खोलने लगी, जिनमें ना जाने कितने बच्चों की चीखें दबी हुई थी और ना जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तब उसकी पहली लाइन यही थी, मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूँ मैं। इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था अब उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने 100 बच्चे मारे हैं। उस सीरियल किलर की ऐसी बातें सुनकर पुलिस भी दंग रह गई थी, क्योंकि एक किस प्रकार का सीरियल किलर है जिससे बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम बचपन से ही ऐसा कर रहे हो? तब जावेद इकबाल ने जवाब दिया था, ऐसा नहीं है, मेरा जन्म साल 1956 में हुआ था। मैं बचपन से बहुत ही साधारण इंसान था, वैसे ही जैसे दूसरे लोग हैं। मेरा भी परिवार था, मेरी भी प्यारी माँ थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। ऐसे में पुलिस ने सवाल किया कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर बच्चों को क्यों और कैसे मारा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यही वो सवाल था जो जावेद इकबाल की दरिंदगी का पूरा सच सामने लाने वाला था। इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद थोड़ा भावुक भी हुआ और फिर जवाब देने लगा। उसने पुलिस को बताया कि ये बात उस समय की थी जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उस पर रेप का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो रेप पूरी तरह झूठा था। उसने ऐसी घटना को अंजाम ही नहीं दिया था। अब बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर उसकी मां परेशान हो गई। जेल से बाहर निकालने के लिए दिन रात जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं जेल में रहा और मां को हर बार रोते हुए उसके आंसुओं को देखता था, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि उसके आंसू को भी पहुंच नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के जेल से बाहर आने के इंतजार में मां की मौत हो गई। मां के इंतकाल से मैं टूट गया और गुस्से से भर गया। इसलिए उसी समय मैंने एक कसम खाई थी कि अब चाहे जो हो जाए मैं भी कम से कम 100 माओं को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटे के लिए, ताकि यहाँ की 100 माएँ ये समझ सके कि बच्चों के ना रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है। इस तरीके से उसने कठोर आवाज में पुलिस को जवाब दिया। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल था, आखिरकार वो बच्चों को कैसे फंसाता था। इस सवाल पर जावेद इकबाल ने पूरी कहानी बताई थी। इस बारे में पाकिस्तान के एक अखबार ने साल 2001 में जावेद इकबाल के बयान को छापा था। उस बयान के अनुसार जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप खोली थी। अब उस दुकान में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, इसलिए उसके रेट बहुत कम कर दिए। कई बार वो ज्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घर वालों को बताए भी उसकी वीडियो गेम शॉप में आ जाते थे। अब कई बच्चों में एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो नया पैतरा अपनाता था। इसके लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट गिरा देता था।
जब उस पैसे को कोई ना कोई बच्चा उठाकर रख लेता था, इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, फिर बच्चों की तलाशी लेता था। अब जिसके पास से वो नोट मिलता था उसे पकड़कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाजा बंद कर देता था। फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए रेप भी करता था। कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने दुकान पर बच्चों को भेजना कम कर दिया। इसके बाद वो मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल लिया। इसके बाद वो उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग आते थे या फिर अकेले घूमते हुए वहां आ जाते थे। इसके बाद उन बच्चों को भी लाहौर के सादबाग वाले एक घर में ले जाता था और दुष्कर्म करता था। इसके बाद उन बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर देता था। गला घोंटने के लिए वो बाकायदा लोहे की जंजीर इस्तेमाल करता था। इससे बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ देते थे। उन बच्चों की फोटो निकालकर वो रख लेता था ताकि उनकी निशानी रहे। दरिंदगी से मर्डर करने के बाद बच्चों के शव को कई टुकड़ों में काट देता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था। इस तरह किसी बच्चे से जुड़ा कोई सबूत ना मिले, बच्चे के शरीर को गलाने के बाद भी कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसे वो पास की नदी में ले जाकर फेंक देता था। इस तरह उसने लगभग 100 बच्चों को मारा, जिसमें से कुछ के कंकाल को निशानी के तौर पर रख लिए थे। इस तरह उसके बयान के बाद पुलिस ने मारे गए बच्चों से जुड़े सबूत जुटाए और उसके बयान के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे 16 मार्च 2000 को सजाए मौत का फैसला सुनाया था। जज ने भी उस सीरियल किलर को ऐसी सजा सुनाई थी कि उस सजा का उल्लेख किसी भी किताबों में या किसी भी कानून में नहीं था। उस समय के जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया था। जज ने फैसले में कहा था कि दोषी करार दिए गए जावेद का भी 100 बार गला घोटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े किए जाएं। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तानी की लखपत जेल में उसका शव मिला। ये दावा किया गया कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये भी दावा किया गया था कि जेल में उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। ये सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका शव बेड शीट के सहारे छत पर लगी सरिया से लटक रहा था। हाथ पैर नीले पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। सीरियल किलर के शरीर पर दर्जनों जख्म के निशान थे। वे निशान ऐसे थे जैसे धारदार हथियार से उस पर 100 से ज्यादा बार हमले किए गए हो। जावेद के साथ जुर्म में शामिल रहे उसके एक साथी साजिद अहमद की भी जेल में इसी तरह से मौत हो गई थी। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और रिश्तेदार से कोई भी उसका शव लेने नहीं आया था। उसके भाई परवेज मुगल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन उसने 100 बच्चों को बेरहमी से हत्या करने की बात कबूली, उसी दिन से वो हमारे लिए मर गया था। ऐसे में पहले से मरे हुए इंसान का शरीर लेकर हम क्या करेंगे। अब तो जावेद इकबाल की कहानी पर एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है इकबाल जावेद। इस कहानी का उद्देश्य सभी लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आप लोग इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। इस कहानी को आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना ताकि आने वाली सच्ची घटनाओं की कहानियों के अपडेट आपको मिल सके। हम जल्दी मिलेंगे एक सच्ची घटना की कहानी को लेकर।